नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल हरियाणा संवाद के हमारे इस खास बुलेटिन में स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में नई औद्योगिक नीति को लेकर उद्योगपति के साथ सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने ऑटो, मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के निवेशकों से मुलाकात कर उनके सुझाव लिए और अपनी बातें भी साझा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा औद्योगिक निवेश के लिए देश का सबसे बेहतर राज्य बन चुका है, जहां मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर सड़क कनेक्टिविटी और सिंगल विंडो सिस्टम जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि नई औद्योगिक नीति को और बेहतर बनाने के लिए ये संवाद जरूरी है, जिससे निवेश बढ़े और रोजगार के अवसर पैदा हो। उद्योगपतियों ने भी इस पहल की सराहना की और सुझाव दिए, जिनमें ईवी वाहनों को बढ़ावा देने जैसी बातें शामिल रही। तो वहीं गुरुग्राम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र 27 अप्रैल को बुलाया जाएगा। इस सत्र में हरियाणा कैरियर सर्विस बिल 2026 पेश किया जाएगा, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस बिल में आपको बता दें, क्लर्क पैदा होंगे और पदों पर क्लर्क पदों के लिए ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन कोटे को 20% से बढ़ाकर 30% करने का प्रावधान किया गया है। वहीं साथ ही ग्रुप डी कर्मचारियों के प्रमोशन नियमों को सरल बनाने पर भी सहमति बनी है, जिससे कर्मचारियों को अधिक अवसर मिलेंगे। आज गुरुग्राम में हरियाणा कैबिनेट की बैठक वो संपन्न हुई है और आज इस बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कि हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र 27 अप्रैल को बुलाने का निर्णय लिया गया है। इस सत्र में हरियाणा क्लरिकल सर्विस बिल 2026 लाया जाएगा। आज की कैबिनेट की बैठक में कॉमन कैडर के ग्रुप डी के कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए जरूरी नियम बनाने पर आज सहमति बनी है। कॉमन कैडर ग्रुप डी कर्मचारियों ने 5 साल से ज़्यादा की सर्विस पूरी कर ली है और क्लर्क के पद पर प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं। इसलिए आज हरियाणा क्लरिकल सर्विस बिल 2026 के मसौदे को आज मंजूरी दी गई है। ड्राफ्ट बिल में क्लर्क के पद के लिए ग्रुप डी के प्रमोशन के कोटे को भी 20% से बढ़ा करके 30% करने का प्रावधान वो कैबिनेट ने किया है। साथ ही जैसे पहले था कि 5% कोटा एक्स ग्रेसिया रखने के लिए अनिवार्यता भी नियमों में शामिल की गई है। अब उसको अनिवार्य रूप से किया जाएगा, वो इसमें शामिल किया गया है। पत्रकार साथियों, हम सब ने देखा भी है पिछले दिनों भारत की लोकसभा में 17 अप्रैल को विपक्ष ने, हमारे जो विपक्षी दल हैं, उन्होंने भारत की नारी शक्ति की उड़ान को रोकने का काम, कुचलने का काम, उनके सपनों को बेरहमी से तोड़ने का काम ये विपक्षी दलों ने किया है, इंडी गठबंधन के लोगों ने किया है। 16-17 अप्रैल
को संसद में जो कुछ भी हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी, उसमें तृणमूल कांग्रेस पार्टी टीएमसी, उसमें समाजवादी पार्टी, उसमें डीएमके जैसे विपक्षी दलों ने किस प्रकार से भारत की नारी का उपहास उड़ाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जब से उन्होंने भारत की ये प्रधान सेवक के रूप में बागडोर संभाली है, 2014 से लेकर के आज 2026, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की जो ये यात्रा है, इस यात्रा में सबसे मजबूत करने का काम महिलाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। हमें इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं कि 23 जनवरी 2015 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब बेटा और बेटी में उनको असंतुलन नजर आया, पानीपत की ऐतिहासिक भूमि से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हरियाणा से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नारा दिया और उन्होंने ये शब्द कहा कि बेटी बेटों से कम नहीं है। हमने इसको गंभीरता से लिया और देखा कि हमारे हरियाणा के अंदर एक ये बहुत बुरी कुरीति कि बेटी को गर्भ में ही मार दिया जाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उन्होंने उसको बचाने का काम किया है और उसके लिए कई योजनाएं भी चलाई हैं कि बेटी वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, आत्मनिर्भर है, उसको आत्मनिर्भर बनाना है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। वहां से यात्रा शुरू हुई और लगातार महिलाओं को सशक्त करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अब भारत की लोकसभा में कि हमारी महिलाएं भारत के विकास में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो, उनका सम्मान हो, बिल लेकर के आए। किस प्रकार से विपक्षी दलों ने, इंडी गठबंधन के लोगों ने उसका उपहास उड़ाने का काम किया, किस प्रकार से उसका मजाक किया, किस प्रकार से ताड़ियां पीटने का काम किया कि हमने बिल को गिरा दिया, जड़ों बहुत बड़ी जंग जीत ली है। ये हालात ये कांग्रेस की है। तो वहीं हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयान पर कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक अपने प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता और इस तरह की भाषा देश के खिलाफ मानसिकता को दर्शाती है। विज ने यह भी कहा कि देश में मोदी के विकास की लहर चल रही है और आने वाले चुनाव में बीजेपी को जनता का समर्थन मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने सांसद पप्पू यादव द्वारा महिलाओं पर की गई टिप्पणी की भी निंदा की और इसे गलत बताया। विज ने कहा कि महिलाओं के प्रति इस तरह की भाषा स्वीकार्य नहीं की जा सकती और सभी नेताओं को जिम्मेदारी से बोलना चाहिए। अपने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनके अंदर से तो विदेशियों की आत्माएं बोलती हैं, पाकिस्तानियों की बोलती हैं, चाइनीज़ की बोलती हैं, देश के दुश्मनों की बोलती हैं, जो ये इस प्रकार के शब्द कहने का दुस्साहस भी कर पाते हैं। सारे देश में मोदी की लहर चल रही है, सारे देश में विकास की राजनीति की लहर चल रही है। तो चुनाव किसी प्रदेश में हो,
असर सब जगह बराबर है। हम इससे पहले भी हरियाणा जीते हैं, दिल्ली जीते हैं, बिहार जीते हैं, बॉम्बे जीते हैं। उसी प्रकार से आगे भी जहाँ जहाँ चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। इस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल करना बहुत ही निंदनीय है। हो सकता है उनकी अपनी पार्टी में कुछ ऐसा होता हो, लेकिन वो सारी पार्टियों को, सारी महिलाओं को, सारे देश को ऐसा नहीं कह सकते। तो वहीं महेंद्रगढ़ में नारनौल की आपको बता दें उपायुक्त अनुपमा अंजलि ने नागरिक अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार के साथ अस्पताल के विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया और मरीजों से बात कर सुविधाओं की जानकारियां ली। वहीं अल्ट्रासाउंड और एक्सरे विभाग में अधिक भीड़ देखकर उन्होंने वोटिंग एरिया और आपको बता दें उन्होंने वेटिंग एरिया को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। फार्मेसी में कुछ जरूरी दवाएं उपलब्ध न मिलने पर नाराजगी जताते हुए दवाओं के स्टॉक की रिपोर्ट मांगी। साथ ही पारदर्शिता के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश भी दिए। वहीं जिला उपायुक्त ने कहा कि मरीजों को बेहतर सुविधाएं देना प्राथमिकता है और अस्पताल का निरीक्षण हर 15 दिन में किया जाएगा। जी, आज मैंने सीएमओ साहब अशोक कुमार जी के साथ उनकी पूरी टीम के साथ में सिविल हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन किया है। इंस्पेक्शन में मैंने पूरा ही हॉस्पिटल घूम के देखा कि यहाँ पे कितने डॉक्टर्स हैं, किस किस स्पेशलिटी के डॉक्टर्स हैं, क्या वो टाइम पे आ रहे हैं, क्या लोगों से बातचीत करी जानने के लिए कि क्या वो डॉक्टर से मिल पाते हैं, कितना वेटिंग टाइम है। तो डॉक्टर की अटेंडेंस तो मुझे लगा कि सारे डॉक्टर्स यहाँ बैठते हैं। कुछ ऐसी सुविधाएं हैं यहाँ पे जिनमें ज़्यादा भीड़ लगती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे। तो वहाँ मैंने सीएमओ साहब से ये निर्देश दिया है कि वेटिंग एरिया प्रॉपर हो बैठने की, पीने के लिए, और टॉयलेट्स वगैरह जो है साफ़ सुथरे हो, ताकि हमारे जो नागरिक हैं उनको कोई भी असुविधा ना हो। इसके अलावा मैं जब फार्मेसी में गई तो मैंने जब लोगों से चर्चा की, मैंने पाया कि काफ़ी ऐसी दवाइयाँ उनको लिखी जा रही थी जिसमें शायद यहाँ पे या वो उपलब्ध नहीं है या बाहर से लेनी पड़ रही है। तो मैंने सीएमओ साहब को बोला है कि एक अपने लेवल पे इंक्वायरी करें कि जो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है क्या उसको पूरी तरह। तो वहीं महेंद्रगढ़ लघु सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर में जिला उपायुक्त अनुपमा अंजलि ने लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समाधान के निर्देश भी दिए। शिविर में अवैध कब्जा, पेयजल राशन कार्ड, बिजली, सामाजिक सुरक्षा और परिवार पहचान पत्र जैसी कुल 35 शिकायतें सामने आई। जिला उपायुक्त ने कहा कि सभी विभाग लोगों की समस्याओं का तेजी से समाधान करें ताकि नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। उन्होंने बताया कि जनता की समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के लिए हर सोमवार और गुरुवार को समाधान शिविर लगाया जाएगा। हरियाणा सरकार के आदेश अनुसार आज पूरा जिला प्रशासन महेंद्रगढ़ में आकर के यहाँ पे हमने जन सुनवाई करी। समाधान शिविर में हमें 35 कंप्लेनें जो है मिली थी। सभी का ऑलमोस्ट हमने जो है मौके पे ही समाधान करा है। जो 2-3 कंप्लेन है जिसपे फॉलोअप चाहिए उसके हमने निर्देश कंसर्न अधिकारियों को दे दिए हैं। इसके अलावा हमारे जो एसडीएम है योगेश सैनी जी, वो रेगुलरली यहाँ पे समाधान शिविर कंडक्ट करवाते रहते हैं और जितनी भी लॉन्ग ड्रॉन कंप्लेंट्स थी जो आज तक चली आ रही है उसमें हमने बहुत ही अच्छा हमें जो है एक्शन रिपोर्ट मेरे सामने प्रस्तुत करी और हमने उस पर डिस्कशन किया और सब पे ही मुझे सेटिस्फैक्ट्री लगा कि समाधान नियम अनुसार किया। जी, आज भी हमें अतिक्रमण की 1-2 कंप्लेंट्स जो है यहाँ के वार्ड से आई थी। उन केसेस में एमई यहाँ पे थे हमारे कमेटी की, उन्होंने हमें बताया कि नोटिस इशू कर दिया गया है, बट नोटिस की आगे की कार्रवाई मुझे लगा कि उसमें थोड़ी देरी हुई है, तो इमीडिएटली उनको भेजा गया मौके पे। अभी वो मौके पे ही है और वहाँ कार्रवाई आगे की जो है करना हमें सोचते हैं। तो वहीं फरीदाबाद में हरियाणा सरकार के आदेश पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए डीटीपी एनफोर्समेंट विभाग लगातार कार्यवाही कर रहा है। विभाग के अधिकारी यंजन चौधरी ने बताया कि पिछले
3 दिनों में करीब 450 मकानों के बाहर बने अवैध निर्माण हटाए गए हैं। ये कई कार्यवाही सेक्टर और नहर पार रोड की लाइसेंसी कॉलोनियों में की गई। वहीं उन्होंने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश और सरकार के आदेश के बाद यह अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को पहले नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने का मौका दिया गया था। विभाग ने अवैध कॉलोनाइजेशनों और को भी चेतावनी दी। आपको बता दें, कॉलोनाइजेशनों को भी चेतावनी देते हुए कहा कि नियम तोड़ने पर तोड़फोड़ के साथ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। ये कार्रवाई लगातार बल्कि आज को मिला लें तो मैं कहता हूँ कि 3 दिन से लगातार ये कार्रवाई चल रही है। इसका संदर्भ ये है कि माननीय उच्च न्यायालय ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में एक CWP PIL है, सुनील सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा करके, जो पेंडिंग है। उसमें इंटरिम आदेश तो आ चुके हैं कुछ, जो केस लंबित है या CWP लंबित है कोर्ट में, वह तो STILT+4 पॉलिसी के रिगार्डिंग है। उसी पॉलिसी के संदर्भ में हरियाणा सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को एक आदेश जारी करे हैं और उस आदेशों में ये कहा गया है कि कोई भी रेजिडेंशियल प्लॉट होता है जहाँ पे आगे उसका ROW है, यानी कि जो रोड है उसका राइट ऑफ वे है, उस पर किसी भी प्रकार का इंक्रोचमेंट अगर है। तो वहीं शाहबाद अनाज मंडी में अव्यवस्था और कथित अवैध वसूली के आरोपों से मंडी प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं आढ़ती मनीष शर्मा ने आरोप लगाया कि ट्रक चालक प्रति कट्टा 3 से 4 रुपए की वसूली कर रहे हैं, जिससे आढ़तियों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले की शिकायत मार्केट कमेटी चेयरमैन से की गई, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। शिकायत करने पर ठेकेदार द्वारा धमकी देने के आरोप भी लगाए गए हैं। वहीं अधिकारियों का दावा है कि 67% गेहूं उठान पूरा हो चुका है और जल्द 90% काम पूरा होगा, लेकिन मंडी में अभी भी काफी माल पड़ा है, जिससे आढ़ती नाराज हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि कार्यवाही नहीं हुई तो धरना दिया जाएगा। ऐसा है पत्रकार महोदय जी, 4-5 दिन पहले मैं चेयरमैन साहब को लिफ्टिंग के बारे में मिला था। रिटर्न में उनको कंप्लेंट की है, बाय नाम से की है, रिकॉर्डिंग के साथ की है, ये ब्लैक चल रही है जी, 3-4 रुपये कट्टे के बिना गाड़ी लोड नहीं हुई है। और उसके बाद भी सिचुएशन सेम ही है। चेयरमैन साहब ने भी अपना जोर पूरा लगा लिया। मैं चेयरमैन साहब को मैंने कल भी फ़ोन किया कि चेयरमैन साहब इसका मतलब आपकी वैल्यू नहीं है, ये आपकी भी सुनवाई नहीं, इतना भ्रष्टाचार हो गया। उनकी तो मौके की सरकार है। कहने का मतलब है जी, जीरो रिजल्ट है, कुछ भी नहीं। ऊपर से मेरे साथ क्या हुआ, जब मैंने कंप्लेंट की तो ठेकेदार हो गया, कोई ये भी है जो इससे संबंधित है लिफ्टिंग से, उल्टा मेरे साथ दुश्मनी बहस लगे करने से। वो कहते हैं आप कंप्लेंट करें इसकी वजह से, ये ठेकेदार की वर्डिंग है भी आपको इसकी वजह से गाड़ी नहीं दी जा रही, भी आपने कंप्लेंट करी है। तो मंडी लूटने वास्ते ही छोड़ रखिए मेरे साहब सर। तो अधिकारियों से मिले, बरोड़ा जी से मिले, चरण सिंह जी हैं, उनकी पोस्ट तो मैं जानता नहीं, उनको मिले। कल की बात सुनो, मेरा दूसरा नंबर था जी उनके अकॉर्डिंग, DFSC के अकॉर्डिंग। क्या कल के बाद आज तक कोई गाड़ी नहीं आई दूसरी। समझ से 12 गाड़ियाँ लिफ्ट भी होती है, गेट पास कट जाते हैं। अगर उनको कोई ज़्यादा बात करते हैं, उस दिन मेरे नॉलेज में ये बात आई, उन्होंने ये भी कहा जी जो गेट पास हैं, मतलब बिना उनके दफ्तर के भेजी गाड़ियाँ जो लोड होती हैं 3-4-5 रुपये कट्टे में, भी अगर हम गेट पास रोक देते हैं, चेयरमैन साहब ने बोला तो उस दिन भी गेट पास ना काटो। तो कह रहे मैं मंडी का प्रधान कटवा रहा जी, हमारे पास तो MLA का फ़ोन है रहा जी उसका। मैंने कहा उसको भी सरेआम बोलो ना फिर जिसने कटवाया, कि कौन भ्रष्टाचार करवा रहा है, चाहे इसमें मंडी का प्रधान भी हो, चाहे मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी भी हो, चाहे विधायक भी हो। गेहूँ हमने लगभग 57% की लिफ्टिंग करवा ली है। 4,60,000 कट्टे की हमने परचेज करी है, जिसमें हमने लगभग 2,60,000 कट्टे की लिफ्टिंग करवा दी गई। ये प्रायोरिटी बेस पे उठाया जा रहा है, तारीख वाइज चल रहा है, जिसका जैसे जैसे रेडी टू लिफ्ट कर रखा है उनका उठवाया जा रहा है। और जिसकी दुकान का आप कह रहे हैं उनका हम ऑनलाइन चेक कर लेते हैं कि कब का रेडी टू लिफ्ट पेंडिंग है या कैसे, तो वो भी उठवा लेंगे। 2 दिन में हमारा सारी मंडी मैक्सिमम हम 90% तक अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। आज हमारी रेल हेड पर भी जा रही है, स्पेशल लगी हुई है, उसमें भी हमारा लगभग 15,000 कट्टा जाएगा। गाड़ी हमारे संज्ञान में अभी नहीं आया। अगर फिर भी किसी आड़ती से किसी ठेकेदार या ड्राइवर द्वारा कोई पेमेंट या कुछ ऐसी डिमांड की जा रही है तो उसकी हमें रिटर्न में कंप्लेंट दें,
तो उसके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लगभग 2,60,000 कट्टों का हमने उठान कर लिया, 4,60,000 की हमने परचेज की है, 57% हमारी लिफ्टिंग हो चुकी है। 3 या 4 दिन में लगभग 90% अपना क्लियर कर लेंगे, जिसमें किसानों की पेमेंट भी मेरी शावद मंडी की 50% किसानों की पेमेंट भी हमने उनके अकाउंट में डाल दी। तो वहीं कुरुक्षेत्र में गेहूं की कटाई और बढ़ती गर्मी के कारण लोगों में गले और नाक की एलर्जी के मामले बढ़ने लगे हैं। खेतों में आपको बता दें, खेतों से उठने वाली धूल गले में खराश और जुकाम और सांस की परेशानी पैदा कर रही है। इस पर डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अंजलि के अनुसार अस्पतालों में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने सलाह दी है कि बाहर निकलते समय मास्क या कपड़े से नाक और मुंह ढके और गले में परेशानी होने पर नमक वाले गुनगुने पानी से गरारे करें। साथ ही गर्मी और लू से बचने के लिए अधिक पानी, नींबू पानी और छाछ और नारियल पानी पीना चाहिए। दोपहर की तेज धूप से बचना और हल्के सूती कपड़े पहनना जरूरी है। इसमें ना आज तो मैं क्योंकि आज 22 अप्रैल है तो वर्ल्ड अर्थ डे है, तो इसमें पूरे वर्ल्ड में जो है आज के दिन एक थीम के साथ हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं सभी को, जितने भी यहाँ पे आप लोग आए हुए हैं, आप लोग के माध्यम से, जिसकी थीम है आवर पावर आवर प्लैनेट, जो इस साल 2026 की जो थीम है वर्ल्ड अर्थ डे की। तो जिसमें जो मैसेज है वो ये है कि हमने जो है रिन्यूएबल एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं उनको टैप करना है और क्लाइमेट एक्शन के लिए जो हमने कार्य करने हैं उनको मोबिलाइज करना है। तो इसमें हमने कम्युनिटी को एक्टिवेट करना है और जैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने एजुकेट करना है लोगों को, मेनली कि जो भी हमने एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए जो भी कार्य हो रहे हैं हमने उनको रोकना है, एक एक्शन लेना है। अब वो मैसेज से नेक्स्ट स्टेप पे हम आ रहे हैं इस साल कि हमने एक्शन लेना है डायरेक्टली, जैसे कि प्लास्टिक का यूज रिड्यूस करना है, जहाँ पे भी ग्लोबल वार्मिंग वाली जो जैसे पेड़ों की कटाई है उनको रोकना है, नए हमने पेड़ प्लांट मतलब। तो वहीं चंडीगढ़ पुलिस ने कुख्यात लकी पटियाल भगविया गैंग से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय अवैध हथियार सप्लाई नेटवर्क का भांडाफोड़ करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई ऑपरेशन सेल ने चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में चलाए गए अभियान के तहत की। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 14 पिस्टल और 15 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं जांच में सामने आया कि ये गिरोह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से हथियार लाकर गैंगस्टरों को सप्लाई करता था, जिनका इस्तेमाल हत्या, लूट और फिरौती जैसे अपराधों में किया जाता है। पूछताछ में कई अन्य साथियों के नाम भी सामने आए और पुलिस आगे की जांच कर रही है। चंडीगढ़ पुलिस के ऑपरेशन सेल ने चंडीगढ़ सिटी में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की रोकथाम के लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाई और इसके चलते हमने 8 एक्यूज्ड क्रिमिनल्स गिरफ्तार किए। उनके पास से 14 पिस्टल्स और 15 लाइव कार्ट्रिजेस की बरामदगी हुई है। ये सभी के सभी एक्यूज्ड एक इलीगल वेपन ट्रेड का नेटवर्क चलाते थे ट्राई सिटी में और ये सभी किसी ना किसी गैंग से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। इनका जो मेन मोटिव था वो किसी भी इंसिडेंट में अगर गैंगस्टर्स को वेपन्स चाहिए तो वो प्रोवाइड कराना था और ये वेपन्स को अधिकतर मुरादाबाद, यूपी और एमपी से प्रोक्योर करते थे। तो वही पानीपत के बलेव गांव में 2 युवक बाइक से अपने दोस्त से मिलकर गांव लौट रहे थे, तभी रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी गई है। फिलहाल हरियाणा संवाद में इतना ही। बने रहिए RNTV नेशनल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।